हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में जीआरसी लेक्चरर सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 44 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 44 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा गांधीवादी विकास का दृष्टिकोण है। पॉइंट नंबर 1 दिया गया है भौतिक समृद्धि की तुलना में स्व विकास। पॉइंट नंबर 2 है मुक्त बाजारों का विकास। पॉइंट नंबर 3 है केंद्रीकृत नियोजन और पॉइंट नंबर 4 दिया गया है ग्रामों और कुटीर उद्योगों का विकास। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भौतिक समृद्धि की तुलना में स्व विकास और ग्रामों और कुटीर उद्योगों का विकास। गांधीवाद महात्मा गांधी के आदर्शों, विश्वासों एवं दर्शन से उद्भूत विचारों के संग्रह को कहा जाता है, जो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेताओं में से थे। गांधीवाद विकास के दृष्टिकोण निम्नवत है, जैसे भौतिक समृद्धि की तुलना में स्व विकास, ग्रामों एवं कुटीर उद्योगों का विकास, साध्य एवं साधन में एकता और सबने अवज्ञा आदि गांधीवाद विकास के प्रमुख दृष्टिकोण है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यह सुझाव किसने दिया कि पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का नाम दे दिया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एपल्बी-पीएच ने। एपल्बी-पीएच ने यह सुझाव दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का नाम दे दिया जाए। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत में किसान आंदोलनों का अध्ययन किसने नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया? तो किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डीएन धनाग्रे ने। डीएन धनाग्रे एक जाने माने समाजशास्त्री हैं। उन्होंने भारत में किसान आंदोलन का अध्ययन नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत किया था। धनाग्रे ने लिखा है कि अवध का 1920 से 22 तक तथा 1930 से 32 का कृषक आंदोलन मुख्यतः मध्यवर्गीय और धनिक कृषकों के द्वारा चलाया गया। यह जो है परिणाम स्वरूप निर्धन कृषकों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किया? तो किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डीएन धनाग्रे ने। आज हमारा अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए है नक्सल बारी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है तेभागा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना आंदोलन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी बिजोनियन आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलंगाना आंदोलन। स्वतंत्रता के पश्चात कृषि में असमानता से उत्पन्न आर्थिक विषमता के कारण कृषकों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। भूमिहीन कृषकों की दशा सुधारने हेतु तो विनोबा भावे वर्ष 1991 में, कब? वर्ष 1991 में भूदान तथा ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से की, जिससे भूमिहीन निर्धन किसान समाज की मुख्य धारा से जुड़कर गर्मामय जीवन यापन जो है कर सकें। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सन 1957 में किसने वह सुझाव दिया कि भूदान यज्ञ तथा अन्य उपायों से प्राप्त भूमि को भूमिहीनों में बांटकर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाए? ऑप्शन नंबर ए है योजना आयोग ने, ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग ने, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी बलवंत राय मेहता समिति ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने। भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम तेलंगाना से शुरू हुआ। यहाँ पर बड़े भूस्वामियों और भूमिहीनों श्रमिकों के बीच अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लंबे समय से जो है संघर्ष चला आ रहा था। 18 अप्रैल 1951 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे ने तेलंगाना में भूदान आंदोलन का आरंभ किया। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाता है? निम्नलिखित में कौन परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाता है? ऑप्शन नंबर ए योगेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी मिल्टन सिंगर, ऑप्शन नंबर सी है ए.के. शरण और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी डी.पी. मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए.के. शरण। ए.के. शरण ने परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयोग किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण समाज पर लिखित निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष का सही क्रम क्या है? पहला दिया गया है एन इंडियन विलेज, दूसरा दिया गया है ए राजस्थान विलेज, तीसरा दिया गया है इंडियन चेंजिंग विलेजेस और चौथा दिया गया है द रिमेम्बर्स विलेज। सही विकल्प चुने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारतीय समाज पर लिखित पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष एवं उनके लेखन का क्रम इस प्रकार है। जैसे पहला है एन इंडियन विलेज। एन इंडियन विलेज यह कब लिखी गई थी? यह 1955 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? यह 1955 में लिखा गया था। यह इस पुस्तक को किसने लिखा था? इस पुस्तक को लिखा था एस.सी. दुबे ने। किसने लिखा था? एस.सी. दुबे ने लिखा था। दूसरी पुस्तक कौन सी है? दूसरी पुस्तक है इंडिया चेंजिंग विलेजेस। कौन सी है? इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। ठीक है, इंडियन चेंजिंग विलेजेस नामक पुस्तक कब लिखी गई थी? यह पुस्तक लिखा गया था 1958 में। कब? 1958 में लिखा था। और यह पुस्तक किसने लिखा था? तो यह पुस्तक भी लिखा था एस.सी. दुबे ने। किसने? एस.सी. दुबे ने। तीसरी पुस्तक कौन सी है? तीसरी पुस्तक है ए राजस्थान विलेज। कौन सी? ए राजस्थान विलेज। ए राजस्थान विलेज नामक पुस्तक लिखी गई थी 1967 में और यह पुस्तक लिखा था बृजराज चौहान ने। किसने लिखा था? तो यह पुस्तक जो है बृजराज चौहान ने लिखा था। ठीक है, बृजराज चौहान ने लिखा था। ए राजस्थान विलेज कब लिखा था? तो यह 1967 में लिखा गया था। और चौथी पुस्तक है द रिमेम्बर्स विलेज। द रिमेम्बर्स विलेज पुस्तक कब लिखा गया था? तो यह गया था 1976 में। कब? 1976 में लिखा गया था और यह एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यह निष्कर्ष किसका है कि ग्रामीण समाज में सामाजिक विषमताएं संचयी विषमताओं से बिखरी विषमताओं में रूपांतरित हो गई हैं? ऑप्शन नंबर है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर बी एफ.सी. वेली, ऑप्शन नंबर सी आंद्रे वैतई और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी योगेंद्र सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंद्रे वैतई। समाजशास्त्र में उन्हें अस्त्रीकरण और तुलनात्मक विधि का प्रणेता समझा जाता है। अस्त्रीकरण में उन्होंने जाति व्यवस्था के नए संदर्भ में रखा है। आज जातियों का राजनीतिकरण हो गया है और अंत में जो है यह निष्कर्ष लिखते हैं कि ग्रामीण समाज में सामाजिक विषमताएं संचयी विषमताओं से बिखरी विषमताओं में जो है रूपांतरित हो गई हैं। किसने लिखा है? यह आंद्रे वैतई ने लिखा है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहले को कथन ए से तथा दूसरे को उसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि विकास का गांधीवादी मॉडल हमारे देश में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा में उपयुक्त नहीं है और इसका कारण दिया गया कि इसमें कुटीर और ग्राम उद्योगों के माध्यम से विकास की बात की गई है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु कारण आर कथन ए की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि विकास का गांधीवादी मॉडल हमारे देश में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा में उपयुक्त नहीं है और इसमें कुटीर और ग्राम उद्योगों के माध्यम से विकास की बात की गई। यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु इसका जो कारण आर है या कथन ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करा है। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि आप लोगों के लिए जीआरसी लेक्चरर के जस्ट अगले दिन यानी कि जीआरसी लेक्चरर के एग्जाम के जस्ट अगले दिन से आप लोगों के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनके भी प्रैक्टिस सेट को रेगुलर जो है सॉल्व करिएगा और उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए
यूजीसी नेट जेआरएफ का स्पेशल मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यदि आप जो है मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए गए हैं उन सभी के पीडीएफ भी अवेलेबल है, जिसे आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, जहां से आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, क्योंकि जीआरसी लेक्चरर के जस्ट अगले दिन से उसके ऊपर जो है काम शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, और एग्जाम से पहले कोशिश यही रहेगी कि हम आपको मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सभी को जो है एग्जाम से पहले कवर करवा दें। और मॉक टेस्ट के थ्रू जो है हम आपसे एक प्रकार से टेस्ट भी ले लेंगे कि आपका प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियो है वो कितना बन रहा है। ठीक है, आज हमारा अगला प्रश्न है कि झूम खेती विशेषता है। झूम खेती किसकी विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उत्तर आधुनिक समाज की, ऑप्शन नंबर बी है सरल समाज की, ऑप्शन नंबर सी है जटिल समाज की, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी संक्रमण समाज की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरल समाज की। झूम खेती यानी कि स्थानांतरण किस सरल समाज की विशेषता है। कई जनजातियां स्थानांतरित खेती करती हैं। वे जंगली में जो है वे जंगलों में पहले आग लगा देते हैं और उसी पर जो है कृषि करते हैं। जब वर्ष में वह भूमि जो है उपज देना कम कर देती है, कई वर्ष जब उस पर खेती करने के बाद वह जमीन जो है उपज देना कम कर देती है, तो यह जो है बंद कर देते हैं, यानी कि खेती करना बंद कर देते हैं। तो वे लोग क्या करते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वहां पर भी जो है वो जो है सेम विधि यही सब अपनाते हैं। ठीक है, तो इसी को जो है यही जो है झूम खेती की जो है विशेषता, यानी कि यह सरल समाज के द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, पोलिश कृषकों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए थॉमस और नैनकी, ऑप्शन नंबर बी पार्क और बर्गेस, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है लिपले और स्पेंसर, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी होबायस और लेविस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थॉमस और नैनकी के द्वारा। पोलिश कृषकों का अध्ययन थॉमस और नैनकी ने अपनी पुस्तक द पोलिश पेशेंट्स इन यूरोप एंड अमेरिका में जो है किया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, कृषक सामाजिक संरचना की विशेषताएं निम्न में से क्या है? पहला दिया गया है भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, दूसरा दिया गया है भूस्वामी तथा व्यापारी, तीसरा दिया गया है किसान तथा ग्रामीण साहूकार, और चौथा है किसान तथा फसल साझेदार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषक सामाजिक संरचना की विशेषताएं निम्न है, जैसे कि भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर। ठीक है, भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, किसान तथा ग्रामीण साहूकार, और किसान तथा फसल साझेदार। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों का मूल्यांकित करने में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण किया है? ऑप्शन नंबर ए है एमएन श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर बी एससी दुबे, ऑप्शन नंबर सी योगेंद्र सिंह, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी पोकोक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एससी दुबे। एससी दुबे ने भारत में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण किया है, जिसमें प्रत्येक को ग्रामीण और शहरी संदर्भों में परिवर्तित करने का मूल्यांकन करना है। पहला है शास्त्रीय परंपराएं, दूसरा है उभरती हुई राष्ट्रीय परंपराएं, तीसरा है क्षेत्रीय परंपराएं, चौथा है स्थानीय परंपराएं, पांचवा है पश्चिमी परंपराएं, तथा छठवां है सामाजिक समूहों की स्थानीय उप संस्कृति परंपराएं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन नंबर ए अंतर प्रांतीय क्षेत्रीयता, ऑप्शन नंबर बी प्रांत के अंदर क्षेत्रीयता, ऑप्शन नंबर सी प्रांत के ऊपर क्षेत्रीयता, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी पृथकतावादी क्षेत्रीयता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रांत के अंदर क्षेत्रीयता। पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग प्रांत के अंतर क्षेत्रीयता का प्रतिनिधित्व करती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
ग्राम पंचायतों में निम्न प्रावधानों के लिए 73वां संविधान संशोधन उत्तरदायी है। कूटों के अनुसार सबसे अधिक सम्यक युग्म का चुनाव कीजिए। पहला दिया गया है महिलाओं के लिए आरक्षण, दूसरा है दलितों के लिए आरक्षण, तीसरा दिया गया है निर्णयन में ग्राम सभा सम्मिलित करना और चौथा है जन सहभागिता। यहाँ पे नीचे कूट दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ष 1993 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 यानी कि 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई, जिसमें महिलाओं और दलितों के लिए आरक्षण, निर्णयन में ग्राम सभा सम्मिलित करना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, भूमि सुधार कार्यक्रम आदि शामिल थे। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, खाप पंचायतें अधिक प्रभावी किस राज्य में हैं? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा। हरियाणा राज्य में खाप पंचायतें अधिक प्रभावी हैं। खाप पंचायत एक सामाजिक प्रशासक की पद्धति है जो भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में अति प्राचीन काल से प्रचलित है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, परिवारवाद किस समाज की उत्कृष्ट एवं मूलभूत विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए नगरी, ऑप्शन नंबर बी अपनगरी, ऑप्शन नंबर सी अर्ध ग्रामीण और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रामीण। परिवारवाद ग्रामीण समाज की उत्कृष्ट एवं मूलभूत विशेषता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी है क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन नंबर सी भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन 1957। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंचायती राज की अनुशंसा में बलवंत राय मेहता समिति का निर्माण किया गया, जिसका प्रतिवेदन वर्ष 1957 में प्रस्तुत किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है उसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है। सामुदायिक विकास संपूर्ण समुदाय के चतुर्दिक विकास की एक ऐसी पद्धति है जिसमें जन सहभाग के द्वारा समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समाजशास्त्री ने जजमानी संबंधों का अध्ययन किया? ऑप्शन नंबर ए है एस.सी. दुबे ने, ऑप्शन नंबर बी एम.एन. श्रीनिवास ने, ऑप्शन नंबर सी ए.आर. देसाई ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी W.H. वाइजर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि W.H. वाइजर ने। जजमानी व्यवस्था का अध्ययन सर्वप्रथम विलियम एच वाइजर ने किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव का अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था को एक प्रकार्यात्मक संस्था जो है माना है, जिसका विश्लेषण अपनी पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम में किया है। अपने अध्ययन में उन्होंने निम्न निष्कर्ष निकाले, जैसे कि जजमानी व्यवस्था एक समता मूलक व्यवस्था है और प्रत्येक जात अपनी सेवा या वस्तु के लिए अन्य जात से सेवा या वस्तुएं प्राप्त करती हैं। यह व्यवस्था सामाजिक जीवन में सभी जातियों को एक दूसरे पर निर्भर तथा अपरिहार्य बनाती हैं। यह व्यवस्था सभी जातियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं और वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर ए है नकद अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर बी है वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर सी है उपहार विनिमय पर और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी बाजार प्रणाली पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर। पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए विभिन्न जातियों के अस्थायी संबंध को, ऑप्शन नंबर बी है परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों में अंतःक्रिया को, ऑप्शन नंबर सी एक जाति द्वारा दूसरी जाति के सेवा प्रदान करने को, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को। ठीक है, जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? तो जजमानी व्यवस्था एक जाति द्वारा दूसरी जाति के को सेवा प्रदान करने को जो है कहेंगे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर ए एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, ऑप्शन नंबर बी संबंध का विकास होता है, ऑप्शन नंबर सी सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आज हमारा अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था अदला बदली है। ऑप्शन नंबर ए है भूमि की, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा की, ऑप्शन नंबर सी प्रलेख की, ऑप्शन नंबर डी है सेवाओं एवं वस्तुओं की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेवाओं एवं वस्तुओं की। जजमानी व्यवस्था सेवाओं एवं वस्तुओं की अदला बदली है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू किया गया वर्ष? ऑप्शन नंबर ए है 1998 में, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2000 में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1999 में, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2001 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ष 1999 में भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY सन 1999 में लागू किया गया। यह योजना 1 अप्रैल 1999 को लागू की गई। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी 2006 से, ऑप्शन नंबर बी 2 फरवरी 2006 से, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 2006 से, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 2006 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 फरवरी 2006 से। भारत में ग्रामीण विकास के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में एक रोजगार गारंटी योजना है। मनरेगा योजना को वर्ष जो है 2 अक्टूबर 2005 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुरम नामक गाँव में जो है हुआ। 200 जिलों के लिए यह जो है 200 जिलों में यह जो है एक साथ शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए अशिक्षा, ऑप्शन नंबर बी जातिवाद, ऑप्शन नंबर सी सीमित साधन, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार होने के बाद भारत में एक लंबे समय तक इसकी भूमिका बहुत निष्क्रिय बनी रही। एक ओर अनेक राज्यों में पंचायती राज को लागू नहीं किया जा सका, तो दूसरी ओर कुछ राज्यों में इन संस्थाओं के लिए उपयुक्त समय पर चुनाव होने अथवा समय समय पर पंचायती राज संस्थाओं के भंग होने रहने के कारण भी ग्रामीण विकास में इनकी मूल जो भूमिका है वो कमजोर होने लगी थी। पंचायती राज की असफलता के प्रमुख कारण अशिक्षा, जातिवाद, सीमित साधन आदि रहे हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था के नवीन स्वरूप को राष्ट्रीय विकास समिति द्वारा मान्यता मिल जाने के पश्चात सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान सरकार द्वारा इसे अपने प्रदेश में लागू किया गया। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सशक्त साधन मानते हुए इसके द्वारा ग्रामीण जन सहयोग में वृद्धि करने का अथक प्रयास करने के प्रयत्न किए गए। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
जजमानी व्यवस्था की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए पारिश्रमिक का वस्तु में भुगतान, ऑप्शन नंबर बी पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता, ऑप्शन नंबर सी है सेवाओं का आदान प्रदान और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। वाइजर के अनुसार पारिश्रमिक का वस्तु में भुगतान, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता तथा सेवाओं का आदान प्रदान जजमानी व्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, मैसूर जनपद के रामपुरा ग्राम में अध्ययन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए वी.आर. चौहान ने, ऑप्शन नंबर बी आर.के. मुखर्जी ने, ऑप्शन नंबर सी पी.सी. जोशी ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एम.एन. श्रीनिवास ने। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप लोगों से पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था जिसका मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया था और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो आप लोग से जो भी क्वेश्चन लास्ट में पूछे जाते हैं तो कोशिश किया करिए कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए। देखिए विदिन मिनट लगते हैं क्वेश्चन को टाइप कर में, और यदि आप जो है इतना जो है अपने आप को जो है व्यवस्थित रखेंगे कि आप लोग जो है टाइप नहीं करेंगे क्वेश्चन तो कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग थोड़ा समय दिया करिए, आप लोग क्वेश्चन को टाइप किया करिए, ऐसे हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग जो है पूछे गए क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एम.एन. श्रीनिवास ने। एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कॉर्ग ऑफ साउथ इंडिया में मैसूर के रामपुरा गांव का जो उल्लेख है उसे किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा लास्ट प्रश्न है, भारतीय गांवों को लघु समुदायों के उदाहरण के रूप में कौन मानता है? ऑप्शन नंबर ए मैकिम मैरियट, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन नंबर सी जे.एम. फॉस्टर और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी हेनरी मैन। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे क्या होगा कि हम आपके कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।